रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। देखिए, जैसा कि जो भी रिएक्टिविटी, जो भी केमिकल रिएक्शंस हम कर रहे थे, जब हमने पढ़ना शुरू किया था ना केमिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। और ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। तो सारे रिएक्शंस उसके बेसिस पे ही होंगे। तो देखते हैं जो भी हमारे मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन का केस थोड़ा सा अलग था क्योंकि बाकी ग्रुप से वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये आप बताएं कि बाकी यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना कौन सा शो कर सकता था? -3 एंड +4 मैक्सिमम, ठीक है। +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मिलता है हमें कुछ कंपाउंड से, फॉर एग्जांपल HNO3 में, लेकिन जनरली नहीं। और फॉस्फोरस और बाकी सबकी अगर हम बात करें तो ये +3, -3 और +5 मोस्टली इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो जाता है, ठीक है। बिस्मथ की बात करते हैं। मैंने ये बताया था कि डाउन द ग्रुप जब हम नीचे जाते हैं तो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही थी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये बताया था मैंने। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, अगर बात करूँ मैं कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं या नहीं होते हैं, या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, स्मॉल साइज़ का है, ड्यू टू स्मॉल साइज़ ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जब ये हाइड्रोजन से इसके साथ, जब नाइट्रोजन का बॉन्ड किसके साथ बनने वाला है? हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रिएक्शन करने वाला है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत हाई और हाइड्रोजन की बहुत कम। तो ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव करेगा। तो इट मीन्स ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? हाइड्रोजन प्लस का और नाइट्रोजन माइनस का। तो क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कितना शो करता है? प्लस का 1। तो नाइट्रोजन के सामने ये शो करेगा प्लस का 1, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना शो करता है? प्लस का 3 मिनिमम, सॉरी या तो हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे ना, -3 होगा। तो यानी अगर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते थे? जनरली ऐसे ही तो करते हैं, ये हमने कर रखा है छोटे क्लासेस में भी। तो क्या बनता था? NH3। यानी अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजन के अलावा जो भी इस फैमिली के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ, वो सारे के सारे -3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ईजिली बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर मैं जो भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, उसके अगर मैं E लिख दूँ, है ना, E मतलब एलिमेंट हो गया और हमारा हाइड्रोजन H हो गया, तो हम कह सकते हैं कि EH3 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं कौन? नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर। तो ओवरऑल हम देखेंगे क्या क्या हमें, एक तो मिलेगा NH3 अमोनिया -3, उसके बाद PH3 जो कि इसको बोलते हैं फॉस्फीन, ये अमोनिया है, इसका जनरल नेम क्या है? अमोनिया, और इसका फॉस्फीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, अगर इसको ये भी बोल सकते हैं नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, और आपका एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड और बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड। तो बिस्मथ भी 3 हाइड्रोजन तक तो बॉन्ड अच्छे से बना सकता है, क्योंकि ये -3 जनरली तो नहीं शो करता है, आपको पता है, क्योंकि बिस्मथ क्या है? मेटल है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी डिक्रीज करती है। तो ये माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर नहीं करेगा, है ना। तो हमने जो सीखा था ना कि कैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप -3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन कंपाउंड में सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? बिस्मथ होगा। क्यों? अगर रीज़न पूछा जाए तो क्यों होगा? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? -3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये लीस्ट स्टेबल है ना। किसके अकाउंट पे बता रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड है। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि विच वन इज़ द लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो हम बोलेंगे बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इनके उस पे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है, इनके एंगल पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, जैसे NH3 है फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली का? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल में पूछे, NH2 NP3 ये होता है ना। तो ये क्या वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5, 2s2 2p3। अगर मैं ये लिखूँ तो कितने होने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। और हम देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने? 3। तो अगर मैं तीनों तरफ एक एक हाइड्रोजन को यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा? 3 हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा और एक लोन पेयर इसका बच जाएगा।
इट मीन्स कि यहाँ अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना हो तो हाइब्रिडेशन काउंट करना आता है। कैसे चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का एक जनरल फॉर्मूला जो बेसिक, जो हम हमेशा यूजुअली यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आप लिख लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस क्या करते हैं, जो लोन पेयर है, कितने लोन पेयर हैं? 1। तो हम क्या करेंगे, प्लस लोन पेयर। तो यहाँ से देखिए टोटल वैल्यू क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3, और लोन पेयर कितना है? 1। टोटल वैल्यू आई 4। तो अब यहाँ ये देखना पड़ता है कि जो 4 वैल्यू आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में, पक्की बात है, ये एस ऑर्बिटल है। तो हम लिखेंगे एस, और पी के ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे? 3, चूँकि 4 है ना इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो एस पी और यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sp3। और sp3 के लिए वो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। याद करते चलिए, 11th में केमिकल बॉन्डिंग में बता दूंगी, आज जाके रिवाइज कर लीजिएगा। वेस्पर थ्योरी जहाँ हमने पढ़ी है, वेस्पर थ्योरी याद है केमिकल बॉन्डिंग में, वीबीटी। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी टेबल कहाँ पर है, किस तरह से चैप्टर में, वो जाके आपको याद करना है, क्योंकि वो याद रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार क्वेश्चन आता है कि कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, बहुत पूछा जाता है। ये जनरल है, नीट के लिए भी और आपके जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे उसके लिए भी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब 4, ठीक है, 4 हेड्रन्स होंगे इसमें। तो टेट्राहेड्रल को शो कैसे करते हैं, जो शो करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पे और ये चौथा यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन है? लोन पेयर। जनरली जो बॉन्ड एंगल भी क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, मतलब इसके और इसके बीच बॉन्ड एंगल क्या है, एच एन और एच के बीच में। तो अगर कोई कंप्लीटली टेट्राहेड्रल होता है, इट मीन्स कोई लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर होता, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? 109.4 डिग्री, ठीक है, या 109.5 डिग्री होता है। लेकिन जब लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर क्या करता है? लोन पेयर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्या करेंगे? रिपल्शन कॉज करेंगे। किस पे? बॉन्ड किससे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन से। तो ये बॉन्ड्स के ऊपर भी रिपल्शन कॉज करते हैं। तो ये बताइए, जो एक्चुअल एंगल था उससे एंगल कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसको कोई रिपेल कर रहा है, पुश कर रहा है डाउनवर्ड। तो एंगल क्या होता है? 109 डिग्री से कम हो जाता है, तो 107 पॉइंट समथिंग आपका एंगल आएगा। इट मीन्स कि अगर आपको ये एग्जैक्ट पता हो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो आप लोन पेयर के हिसाब से अंदाज़ा कर सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है, एक बात बताइए, नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे छोटा एटम है, यहाँ कंटिन्यूस एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। तो एटॉमिक साइज अगर ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होगा? नहीं, बिस्मथ का एटम का साइज तो सबसे बड़ा है। बॉन्ड एंगल, हाँ, हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के लिए नहीं, NH3 में सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका पॉसिबल है? नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल है, ड्यू टू स्मॉल साइज। तो मैं बाकी सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ या नोट करना है ये वाली बात? यहाँ तक नोट किया, क्योंकि मुझे इसमें अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर लिखवाने हैं, ठीक है। ये तो आपका शेप मतलब ऐसा दिखता है, ये भी याद रहना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ना होगा, ठीक है, वो याद रहना चाहिए। शेप, इसका शेप लिख लीजिएगा। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल क्या है? ज्योमेट्री। और शेप क्या होगी इसकी? शेप बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप क्या? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर शेप में काउंट नहीं होता, सिर्फ ज्योमेट्री में काउंट होता है। उसका नेम क्या देंगे शेप का? ट्राइगोनल पिरामिडल। मैं ज़रा मार्कर में इंक डाल कर ले आ रही हूँ क्योंकि बहुत लाइट चल रहा है। ट्राइगोनल पिरामिडल, मैं मार्कर या तो चेंज करके ले आती हूँ। हो गया नोट? देखिए, इसके बाद हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीस्ट स्टेबल तो ये मैंने बता दिया है, मैं ज़रा रिमूव कर दूँ। नाम तो नोट कर लिया आपने, ठीक है। मुझे जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है।
अब देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, किस पे बनेगा, स्टेबिलिटी पे बनेगा, ठीक है, PH3 ASH3 SBH3 और BiH3, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है किसके ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। सबसे टॉपिक बनता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहाइड्राइड, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहाइड्राइड, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहाइड्राइड। तो ऐसे कहेंगे हम कि ये जब डाउन द ग्रुप, क्योंकि ये मैंने कैसे बनाया, डाउन द ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहाइड्राइड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनेगा आपका। सेकंड पॉइंट पूछा जाता है बॉन्ड एंगल किसका, ज्योमेट्री तो सबकी सेम है, सबका शेप भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सबका कॉमन है, फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड एंगल किसका कम होना चाहिए तो किसका कम होगा, जिसका साइज छोटा है। तो सिंपल है, और एक लोन पेयर तो सबके ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोन पेयर रिप्रेजेंट शो करेंगे। सेकंड अगर आपसे पूछ दिया जाए बॉन्ड एंगल के बारे में, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा ना, वेरी गुड, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल का साइज इंक्रीज करता है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, बहुत स्लाइटली, ठीक है, 1 डिग्री भी नहीं, 1 डिग्री से भी कम इंक्रीज करता है बॉन्ड एंगल। फिर क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, देखिए नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड लेंथ होगा, और अगर कंपेयर करूँ मैं बिस्मथ के और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड लेंथ में, तो आप बताएं हाइड्रोजन का साइज तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन बिस्मथ और नाइट्रोजन के साइज में डिफरेंस होगा। बिस्मथ सबसे बड़ा होगा अपने ग्रुप में, एटॉमिक साइज सबसे बड़ा था, तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, बिस्मथ वाले का। यानी अगर नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ हम जाएँ तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो क्या लग रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड की डिक्रीज करेगा ना। तो हम इस पर 3 पॉइंट्स बनते हैं। एक तो बनता है बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है जो कि जिसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज़ होने वाली एनर्जी। तो आप बताएं जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज, वेरी गुड, डिक्रीज करता है। यानी जब बॉन्ड को तोड़ने में बॉन्ड स्ट्रेंथ ही बॉन्ड कमज़ोर होते जा रहा है तो डिक्रीज करेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि इसका रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर रिड्यूसिंग नेचर को देखने के लिए 2 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो ऑप्शन है किसी को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन 2 हमने पढ़े ना प्रोसेस, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन हटा देते हैं। अगर हाँ, रिडक्शन में जनरली क्या होता है, माइनस करते हैं ऑक्सीजन या फिर ऐड करते हैं हाइड्रोजन, ये पढ़ रखा होगा। इसके अलावा ये भी तो पढ़ रखा है कि किसी को रिड्यूस करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो भी रिड्यूस होता है। तो यानी जो दूसरों को रिड्यूस करेगा वो उसके अंदर तो प्रोसेस उल्टा चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये तो वो है जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूँ उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, या तो उसमें प्लस ऑक्सीजन हो या तो माइनस हाइड्रोजन हो, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाए, सॉरी माइनस हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए -3 था, तो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वो जनरली किस में जाना चाहेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसकी टेंडेंसी क्या होगी, क्या ये इससे ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है क्या, -3 से -4 में ऑप्शन ही नहीं है। इसके पास क्या पॉसिबिलिटी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से कहाँ जा सकता है, +3 में, और +3 से +4, या फिर और अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई और है तो +5 भी पॉसिबल है। इट मीन्स कि इट हैज़ ओनली पॉसिबिलिटी फॉर ऑक्सीडेशन, खुद की ऑक्सीडेशन करने की। तो दूसरों के साथ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इट मीन्स दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लिख सकते हैं, 1 पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद हम 6 पॉइंट पहले ये लिख लेंगे कि हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, ड्यू टू आपको क्या पता चला, ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज दे हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दे हैव टेंडेंसी टू गो इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जा सकते हैं, तो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, दूसरों का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कराएंगे। तो यहाँ तक ये पॉइंट नोट कीजिए, फिर मैं और टॉपिक इसमें भी डिस्कस करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये तो एक अलग बात है, ये तो अलग से हमने पढ़ा है। पॉइंट यहाँ तक नोट कीजिए।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड, यानी EH3 टाइप है ना, 3 हाइड्रोजन वाले। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस इन इट्स हाइड्राइड, क्या होता है -3। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करने के लिए बच रहा है, अब आपसे पूछा जाता है कि हाँ ये इजीली, एक और चीज़ होती है, अगर कोई हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, अब हमने एक एसिड किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं ना अपने अंदर से, यानी जो H+ रिलीज़ करेंगे वो एसिड्स कहलाते हैं, ये पता हमें। तो अगर एक चीज़ बताइए, ईजिली मतलब ईजिली H बॉन्ड कहाँ टूटेगा, छोटे एटम में टूटेगा या बड़े एटम्स में टूटेगा, छोटे एटम्स में ना। तो यानी अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड, जो बॉन्ड है आपका, यानी ईजी रिलीज ऑफ, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, ईजी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन कहाँ होगा, बिस्मथ में। बेटा बिस्मथ हाइड्राइड आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा ना, बॉन्ड लेंथ हाई है। तो एक चीज़ ये भी होता है कि जो रिड्यूस करने का एक तरीका तो ये भी नहीं कि हाइड्रोजन देना, तो जो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन देगा वो उतना ज़्यादा रिड्यूस करता है। तो यानी अगर इसमें टोटल एक कॉन्सेप्ट देखा जाए कि सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसके अंदर है नेगेटिव से प्लस में जाने की, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा किस में टेंडेंसी होगी, बिस्मथ में। तो 2 रीज़न है रिड्यूसिंग होने का, इसलिए बिस्मथ अपनी ग्रुप में हाई, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। 2 टेंडेंसी, एक तो BH बॉन्ड बहुत आसानी से टूटेगा, दूसरा इसकी जो टेंडेंसी है नेगेटिव से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मेटल्स है ना, और बिस्मथ कैसा है, मेटल है। तो मेटल की टेंडेंसी कैसी होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसलिए बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड BiS3 आपका क्या हो जाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा पूरे में, ठीक है। तो हम ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि बिस्मथ ट्राईहाइड्राइड क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी रिड्यूसिंग की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रिडक्शन की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रिडक्शन यानी रिड्यूसिंग एजेंट का जो नेचर है वो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। देन ये पॉइंट आता है। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन बचता है बेसिसिटी, बेसिक नेचर पे क्वेश्चन आता है। 7th पॉइंट है आपका बेसिसिटी, बेसिक नेचर। देखिए आपको लिविस बेस याद है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब जब हमने पढ़ाया गया होगा कभी, तो 3 साइंटिस्ट के, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लिविस एसिड बेस होता है। आपको याद है लिविस एसिड या लिविस बेस किसे कहते हैं, नहीं याद है, कोई बात नहीं। लिविस, अब मैं बता रही हूँ वो याद रख लीजिएगा, नोट कर लिया। लिविस बेस हम उसे कहते हैं, लिविस बेस वो होते हैं, लिविस बेस जो क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। यानी लिविस बेस आर दोज स्पीशीज और कंपाउंड विच डोनेट, क्या करते हैं, विच डोनेट लोन पेयर, जो क्या डोनेट करेंगे, लोन पेयर डोनेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को देते हैं, ठीक है, ये लिविस बेस होते हैं। तो इनके पास क्या लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेंगे, इजीली लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो एक चीज़ तो अच्छी बात है कि यहाँ बेसिक नेचर होगा, कैसे, लिविस बेस होंगे, कैसे बेस होंगे, लिविस बेस। बेस के बहुत सारे डेफिनेशन है, तो एक पहला डेफिनेशन इनके लिए कैसे बेस है, लिविस के अकॉर्डिंग, जो लिविस साइंटिस्ट। लेकिन अब सवाल पूछा जाता है कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किसके ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो एक बात बताइए, सबके पास ये 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, एक लोन पेयर है ना, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर मैं साइड में एक बात डिस्कस करती हूँ, जैसे ये नाइट्रोजन का साइज़ है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर पार्टिकल तो है नहीं जो वहाँ पे दिखेगा, वो एक डेंसिटी के फॉर्म में होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में। ये अगर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वहाँ पे भी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी, कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन की। फिर आर्सेनिक और बड़ा, एंटीमनी और बड़ा, और बिस्मथ सबसे बड़ा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे देखने को मिलेगी, किस पे फील होगा, नहीं आप सोचिए, मुझे जैसे एक पानी का, मैं एक बात करी, एक ग्लास है, छोटा ग्लास है, उसमें पानी लिया, छोटा सा ग्लास है, इसमें पानी लिया, एक और बड़ा ग्लास है, और बड़ा ग्लास का साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं तो पानी भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और मेरे पास कलर एक ड्रॉप ही ऐड करना है सब में, तो सबसे ज़्यादा डेंस कलर कहाँ दिखाई देगा, फर्स्ट बीकर में ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे हाई विजिबल होगी या अवेलेबल होगी। समझ आया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतने छोटे एटम पे भी है, इससे बड़े एटम पे भी, इससे बड़े, तो बिस्मथ तो सबसे बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम बिस्मथ पे होगी। तो हम ये कह सकते हैं बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 का, ठीक है। यानी बेसिक नेचर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, याद कर लीजिए, बेसिक नेचर डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
ठीक है, समझ आया क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है ना, हम ये कह सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम। जो एटम है या सेंट्रल एटम कह लीजिए, उन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज करे, वो भी क्यों, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट रहा आपके हाइड्राइड पे, ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन बनता है, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन बनता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे। देखिए अगर आपको याद हो, जब हम वो पढ़ रहे थे, सिर्फ नाइट्रोजन फॉस्फोरस को पढ़ रहे थे एलिमेंट फॉर्म में, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, डाउन द ग्रुप वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये क्या आ जाती है कि इसको छोड़ के अगर मैं इसकी बात ना करूँ तो ये बाकी सिंपल है, ऐसे होगा, बाकी ऑर्डर तो ऐसे ही जाएगा, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेट। बट NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों नहीं होता, इसका ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है, इस पर सवाल आता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर होता है क्या है, NH3 का नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास हाइड्रोजन है और ये लोन पेयर भी है। जब ये पानी में जाता है तो पानी में क्या H2O है, ऐसा ही तो है, इस पे 2 लोन पेयर्स हैं। ये क्या होता है, नाइट्रोजन किससे अट्रैक्ट होने लगता है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो दूसरे हाइड्रोजन होंगे, अमोनिया के और भी जो हाइड्रोजन होंगे, उनसे अट्रैक्ट होने रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगती है, क्या बनने लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना NH3 का, वो इंक्रीज कर जाता है और किससे ज़्यादा हो जाता है, आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड से ज़्यादा होता है। क्या चीज़, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन आता है कि विच ट्राईहाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हैज़ लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास होगा, PS3 है ना, फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड के पास लीस्ट होगा। और डाउन द ग्रुप इंक्रीज तो कर रहा है, दैट इज ऑब्वियस, ये भी सबसे कम इसका होना चाहिए, हाँ। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया हैज़, मतलब इट डज नॉट हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसके पास सबसे छोटा बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो सेम क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट पे भी आता है, वहाँ पे भी क्यों क्या हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसकी सबसे ज़्यादा हो जाती है, अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो ये याद रखना है कि सबसे कम किसका हो रहा है, बार बार फॉस्फीन का, PS3 का, क्योंकि हमें ये तो याद रहता है कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये बात याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए पर होता नहीं है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये ऐसा ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट लिख के टॉप पॉइंट डाल दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, नीचे मेल्टिंग पॉइंट लिख लीजिए और ये ऑर्डर बना लीजिए, ठीक है। इसको सर्कल में कर दीजिएगा, ऐसे बनाइए, ऐसे बिल्कुल लिखिएगा। तो नाइट्रोजन से ही शुरू कीजिएगा, NH3 PS3 ASH3 SbH3, और ये इंक्रीज़ कर रहा है डाउन द ग्रुप। बट यहाँ पे अलग से लिख लेंगे कि अमोनिया हैज़, इसके पास लीस्ट नहीं होता, PS3 का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे PS3 के नीचे लोवेस्ट लिख लीजिएगा, लोवेस्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम हो जाता है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन मैंने एक ऑर्डर बताया था, जब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, नहीं बेटा, फ्लोरीन। कौन होता है, फ्लोरीन। मैंने क्या बताया था, फ़ोन कॉल, ऐसा कुछ लिखा था ना, एक बार लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन देखिए, इसको नाइट्रोजन देखिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन। नाइट्रोजन तो अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा था ही, अपने ग्रुप में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो कर ही रही थी, ठीक है, यहाँ तक तो ये डिक्रीज कर ही रही थी, कोई बात नहीं। लेकिन जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सामने आता है तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन हो गया। तो अब आप बताएं कि क्या यहाँ पे नाइट्रोजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, पॉजिटिव, वेरी गुड। अब इसकी टेंडेंसी, इसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना पड़ता है, तो ये कैसा शो करता है, पॉजिटिव वाला शो करेगा। तो कौन कौन से जनरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हैं नाइट्रोजन फैमिली में, +3 एंड +5,
नाइट्रोजन का +4 है, बट बाकी की अगर मैं बात करूँ तो +5 भी है। तो हम कह सकते हैं कि जनरली जो ऑक्साइड्स बनते हैं, जो क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनेंगे, वो कौन से होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ टाइप, 2 टाइप के हो जाएंगे, 2 तरह के। सबसे पहला हो जाएगा ई ऑक्सीजन, देखिए अगर मैं कहूँ +3 वाले होंगे अगर, और ऑक्सीजन पे क्या होता है -2, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऑक्साइड -2 वाले होते हैं, यानी E2O3 टाइप कह सकते हैं ना, E2O3 टाइप। तो एक टाइप हो जाता है E2O3 और दूसरा टाइप हो जाएगा E2O5। वेरी गुड, ये 2 टाइप के होंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑक्साइड होता है, कौन मतलब लाइक आपका नाइट्रोजन E2O3 बनाता है या नहीं बनाता है, ये बिस्मथ बनाता है या नहीं बनाता, कौन बनाता है और कौन नहीं बनाता, क्योंकि E2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन को शो करना पड़ेगा। तो अब ये सवाल आता है कि क्या वो ये शो करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करता है। तो यही हम देखने वाले। तो हम चलिए 2 टाइप के यहाँ ऑक्साइड्स में बना रही हूँ, यहाँ एक पॉइंट डाल रही हूँ E2O3 और यहाँ लिख रही हूँ E2O5, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ लोग ट्रिक से भी याद करते हैं, हम कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे, तो ट्रिक से नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको लिखूँ तो N2O3 लिखूँगी, यहाँ N2O5 मैं लिख रही हूँ, ये क्या हो जाएगा P2O3 P2O5 AS2O3 AS2O5 Sb2O3 Sb2O5 Bi2O3 एंड Bi2O5, ठीक है। सबसे पहले तो हम उनको देखते हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहला सवाल ये, नाइट्रोजन ये वाला शो नहीं करेगा, करता है बहुत रेयर बनाता है N2O5, ठीक है। ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाए। लेकिन N2O5 देखिए, नाइट्रोजन एक इकलौता, पहली एक चीज़ और बता दूं, ऐसा एलिमेंट मतलब है इस फैमिली में जो बहुत तरह के ऑक्साइड शो करता है। मैं आपको दिखाऊं, नाइट्रोजन के इतने सारे ऑक्साइड्स हैं जो कि हमें इस बार तो नहीं पढ़ने हैं। N2O5 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O, नाइट्रोजन वेरिएबल ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। इसकी तो स्टोरी ही अलग है, तो इसके लिए अलग से हम याद रखेंगे कि ये क्या करता है, वेरिएबल ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। बहुत अलग अलग, +1 में भी बनाता है, +2 में बनाता है, +3 में, +4 में और +5 में भी शो करता है। 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, बॉन्ड तो ये बनाएगा 4 ही मैक्सिमम, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक शो करता है। तो एग्जिस्ट जो नहीं कर सकता इकलौता, सबसे पहले तो ये है बिस्मथ पेंटॉक्साइड BiO5। बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड का नाम है BiF5। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी पीछे हैलाइड्स हमने देखा है, हैलाइड्स नहीं पढ़ा ना, हाइड्राइड पढ़ा, अभी हैलाइड्स अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो एक तो सबसे पहले ये टॉपिक्स आते हैं। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ 2 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 और +5 है ना। नाइट्रोजन कैसे हैं, नाइट्रोजन जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो मेंबर हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और जो या फिर हम कह सकते हैं ये नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। एक पॉइंट याद रखेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन शायद आपको याद हो, जब मैंने पहले दिन ये मतलब क्लास स्टार्ट की थी, तो मैंने वहाँ ये भी बता रखा था कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तो प्योर नॉन मेटल है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों प्योर नॉन मेटल हैं, हाँ प्योर नॉन मेटल, और बाकी मेटलॉइड, ये दोनों मेटलॉइड है और नीचे वाला मेटल है, ठीक है। मेटलॉइड एंड बिस्मथ इज मेटल, ये था, यही पढ़ा हमने। तो आप बताएं कि ये दोनों क्या बनाएंगे, प्योर एसिड्स बनाएंगे, है ना। इसीलिए कहा जाता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड्स आर प्योर एसिड, बट आर्सेनिक और एंटीमनी क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ हम एक पॉइंट लिखेंगे और ये पॉइंट नोट करते जाना हमें, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए किसकी बात करें, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, है ना, एंटीमनी, दे फॉर्म क्या करते हैं, दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का क्या मतलब है बताएंगे, कुछ पता है, नहीं याद है, कोई बात नहीं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ते जाएंगे और चीज़ें रिवाइज करते रहिएगा, ताकि अभी जो कुछ आप दोबारा पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, वो आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई टर्म जो भी आएगा ऐसा नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं तो एक्सप्लेन करती हूँ। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एम्फो या एम्फी, हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस का नाम याद है, बायो में पढ़ते हैं। एम्फी का मतलब होता है डुअल नेचर, कैसा, डुअल नेचर। तो यहाँ 2 कैरेक्टर शो होता है, एक एसिडिक और बेसिक। तो जो आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड्स होंगे ना, ये कभी एसिड की तरह बिहेव करेंगे और कभी बेस की तरह। किस पे डिपेंड करेगी ये बात, जैसे मान लीजिए अगर क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है,
तो दो में ये है कि एक को बहुत अच्छा बोला जा रहा है, एक को ख़राब बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक बच्चा आ जाए जो बहुत तेज़ हो, तो जो तेज़ था वो उसके सामने कमज़ोर कहलाएगा ना, ऐसा होता है। लाइक मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को छोटा बड़ा कुछ नहीं कह सकते, अभी कहेंगे छोटी लाइन है, लेकिन अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन बड़ी हो गई, लेकिन अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन छोटी हो गई। ऐसे ही एसिड बेस में होता है कि हाँ, जो लोग वीक एसिड और वीक बेस दोनों हैं, मतलब एम्फोटेरिक हैं, तो ये कभी स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने जाएंगे तो बेस की जैसे बिहेव करेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो इनका ऐसे बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो बिहेव्स एज, कैसे बिहेव करते हैं, बिहेव्स एज बोथ एसिड एंड बेस। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे? नहीं, वीक एसिड एंड वीक बेस बनेंगे हमेशा, बोथ एसिड एंड बेस। ठीक है, वीक होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट बिस्मथ की बात करते हैं। बिस्मथ तो मेटल है, तो बिस्मथ का ऑक्साइड बेसिक होगा। वेरी गुड। तो ये पॉइंट हमारा है कि बिस्मथ ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। बिस्मथ ऑक्साइड इज बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है। अब एक चीज़, बिस्मथ पेंटा ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बिस्मथ +5 में एक ही कंपाउंड बनाता है। अगेन BiF5 क्वेश्चन आता है और रीज़न भी पूछा जाता है। एक इनके इन पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट याद रखना है कि जब ऑक्साइड्स बनते हैं ना, किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल ऑक्साइड्स में भी ऐसा होता है, S ब्लॉक को छोड़ के D ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में होते हैं, किसमें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं ना, तो ये एसिडिक बिहेव करने लगते हैं। कैसे? एसिड की तरह अपना नेचर शो करते हैं। तो दो सवाल है, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे बिहेव करते हैं? एसिड की तरह। तो यहाँ पे एक +3 ऑक्सीडेशन है और एक +5 है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? देखो फिर से, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड, हाईएस्ट कौन सा है? +5। तो +5 वाला ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा ना, समझ आया है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि N2O3 N2O5 में ज़्यादा एसिडिक कौन? N2O5 ना, फिर से 3 बोल रही थी ना। N2O5 क्या है? मोस्ट एसिडिक है। क्या है? मोस्ट एसिडिक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +5 की वजह से। तो अब एक चीज़ बताओ, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? डाउन द ग्रुप घट रहा है ना। एक तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा था। एक तो ये बात थी ही, यानी बिस्मथ ऑलरेडी बेस है, बिस्मथ ऑक्साइड, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें एसिड कौन हो गया? N2O5, यानी ये वीक एसिड होगा, पक्की बात, और ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव करेगा। तो ऐसे आपको याद रखना कि Bi2O3 बेसिक बिहेव करता है और ये मोस्ट एसिडिक बिहेव करता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अभी फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, Sb2O3, यानी अब हम एक पॉइंट डालेंगे, स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखेंगे हम? ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी? ऑक्साइड्स की अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, विच वन इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, विच, या फिर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या मैं लिख रही हूँ? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या बनेगा? मैंने लिखा आपका N2O5, P2O5, AS2O5 एंड Sb2O5। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जो सबसे ऊपर है, N2O5, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज करता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू डिक्रीज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी, है ना, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी, यानी +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही थी, इसलिए सबसे लीस्ट स्टेबल है। लेकिन अगर यहीं पे एक सामने एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वो वाला अभी मैंने पूछा था, N2O3 है ना, N2O3 लिखा है और P2O3 लिखा है, AS2O3 एंड Sb2O3 और Bi2O3। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? Bi2O3 ना। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। +3 का है ना, छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो ऑर्डर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि +3 की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो कुछ ऐसे ही हमें देखना होता है। एसिडिक नेचर का कॉन्सेप्ट तो अलग है, एसिडिटी डिक्रीज होती है, एसिडिटी तो घट रही है, लेकिन और बेसिसिटी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, लेकिन ये स्टेबिलिटी एक अलग चीज़ है, एसिडिक नेचर अलग बात है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद हम हाइलाइट्स देखेंगे। ठीक,
ठीक है, हैलाइड्स देखते हैं। हैलाइड्स किसे कहते हैं? नाइट्रोजन के हैलाइड्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो भी हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स किसे कहते हैं? हैलोजन फैमिली के जो भी आयंस हैं। जैसे हैलोजन फैमिली में कौन कौन है? हैलोजन फैमिली में कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये तो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इनको तो हम पढ़ेंगे नहीं, इनकी बात ख़त्म। हमें इन चारों के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि ये चारों पे और ये -1, -1 और -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सारे के सारे। तो हैलाइड्स है। इवन फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हमको पता है। तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें, नपस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि लिखने बने, सब भी ठीक है, ये हैं। तो ये बताइए, चूँकि अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग बात करूँ तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो ये नेगेटिव के -1, तो ये कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से वाले? +3, +5, सारे बाकी +3 और +5। यानी जैसे ऑक्साइड्स में भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो कर रहे थे और हैलाइड्स में, जबकि हाइड्राइड्स में नेगेटिव का शो कर रहे थे। तो ऐसे इसे याद रखना पड़ेगा। कैसा शो करते हैं? +3 एंड +5 जनरली। तो अगर मैं बनाऊँ नाइट्रोजन का, तो क्या बनेगा? अगर लाइक हैलाइड को X लेती हूँ, क्या लेती हूँ? X मानते हैं अभी फ़िलहाल, तो NX3 टाइप बनेगा। ठीक है, ये तो NX5 नहीं बना सकता है। क्या कर सकता है? नहीं बना सकता है। अभी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं बना सकता है। फॉस्फोरस PX3 भी बना सकता है और PX5 भी बना सकता है। आर्सेनिक 3 भी बना सकता है और आर्सेनिक पेंटाहेलाइड भी बना सकता है। इसको ट्राई हेलाइड और इसको पेंटाहेलाइड्स बोलेंगे। और एंटीमनी यानी SbX3 और SbX5 भी बन सकता है। और ऐसे बिस्मथ का बोलते हैं BiX3 एंड BiX5। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है। पहली बात कि NX5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब सवाल है क्यों? फ्लोरीन पे एक ही -1 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं? तो जो लोग सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उनको +5 शो अगर करना रहे तो इसको 5, नाइट्रोजन को कितने सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ जाते हैं? 5। और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, नाइट्रोजन की कैपेसिटी नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की, इसलिए नाइट्रोजन NX5 नहीं बनाता है। तो इसका रीज़न हम देते हैं, 2 रीज़न इसका लिख सकते हैं। एक तो रीज़न है मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है? 4 है ना, 4 है। एक रीज़न तो ये देते हैं। दूसरा रीज़न देते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या लिखते हैं? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से। ठीक है, यानी NX3 एग्जिस्ट करेगा, PX3 PX5 तो ऑब्वियस है कि एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला सवाल बताइए कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इनकी बढ़ रही है, मतलब +3 वालों की बढ़ेगी और इनकी +5 वालों की घटेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है, जबकि इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है क्योंकि +3 वाले हैं और ये +5 वाले हैं। फिर एक सवाल आता है कि नाइट्रोजन, चूँकि नाइट्रोजन जनरली क्या करता है, सिर्फ ये एक ही ट्राई हैलाइड बनाता है। आंसर है आपका कौन सा? NF3। इसके अलावा बाकी कोई ट्राई हैलाइड ये शो नहीं करता, स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इट ओनली फॉर्म्स, अभी ये सिर्फ यही वाले में एग्जिस्ट करता है। किस में? NF3 में। बाकी स्टेबल वाले इसके हैलाइड्स नहीं बन पाते, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ नहीं बना सकता है। तो क्वेश्चन आता है क्यों? एक चीज़ है पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का मैंने जिक्र किया था। मैंने ये भी बताया था कि जब सेम पीरियड के लोग होते हैं ना, जैसे सेम पीरियड में ओवरलैपिंग अच्छी होती है, क्लोरीन का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा। तो नाइट्रोजन ना बाकी लोगों के साथ स्टेबल नहीं हो पाता है साइज़ बढ़ने की वजह से, बट फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड का ही है, तो फ्लोरीन के साथ ये NF3 शो करता है। बाकी ये तो सब बनाएंगे, सब तरह का बनाएंगे। बिस्मथ पे आते हैं। बिस्मथ पेंटाहेलाइड में ओनली BiF5। ठीक है, BiF5, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ये एग्जिस्ट कर सकता है। BiX3 में भी ये स्पेशली सब बना सकते हैं, BiCl3 भी बनता है, लेकिन BiF3 ज़्यादा बनेगा क्योंकि छोटा एटम है फ्लोरीन। सराउंडिंग एटम हमेशा छोटा होना चाहिए, है ना, तभी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। सराउंडिंग एटम का साइज़ छोटा होना चाहिए। तो यहाँ 2 तरह के सवाल बनते हैं। यहाँ तो हैलाइड्स मैंने लिखे नहीं है, कौन सा हैलाइड्स है, XX लिखा है। तो यहाँ पे एक तो सेंटर एटम है ना, ये सेंटर एटम को वेरी किया जाएगा। एक तो सवाल इस पे बनेगा, जैसे मैंने स्टेबिलिटी की जब सवाल पूछी थी। लेकिन कभी कभी सेंटर एटम को कांस्टेंट कर देते हैं, हैलाइड्स बदलने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन दूँ, 2 तरह के सवाल बनेंगे। एक तो सवाल ये बनेगा, जैसे क्या लिखा होगा, NCl3 नहीं लिखती हूँ, NF3 लिखती हूँ। NF3
PF3 या फिर AX ऐसा करके लिख कर आया, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा ज़्यादा स्टेबल कौन, ठीक है, ऐसे तो ज़्यादा स्टेबल तो ये होंगे क्योंकि डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा बना देंगे स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स कर दिया जाए और क्या लिख कर आ जाए, नाइट्रोजन की मैं फॉस्फोरस ले रही हूँ, ठीक है, PF3 लिखा हो, PCl3 लिखा हो, PBr3 लिखा हो और PI3, अब पूछा जाए, अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अब हमें बॉन्ड लेंथ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? बॉन्ड लेंथ। तो बताइए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा कहाँ पे है? I3 में। तो बॉन्ड आसानी से कौन सा टूट जाएगा? I3 वाली। तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं ना। तो अब स्टेबल किसको बोलेंगे? ये किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? बॉन्ड लेंथ के। हाँ, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है ना। क्या इंक्रीज करनी? वैसे इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। हैलाइड बदल दिया जाता है और सेंटर एटम को कांस्टेंट रखेंगे, या सेंटर एटम बदलेंगे तो हैलाइड्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो दो तरह के सवाल बनाएंगे, पेंटा पे भी और ट्राई वाले पे भी। यहाँ पे एक और सवाल बनता है, देखिए, चूँकि फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, या जो भी हेलोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नाइट्रोजन फैमिली भी मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो जब सेम नेचर के लोग होते हैं तो वहाँ पे कैसा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। शेयरिंग होती है ना, कंप्लीट डोनेशन भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन का और ना लेते हैं। तो वैसे ये क्या करना शो करते हैं? शेयरिंग टाइप के बॉन्डिंग बनाते हैं। तो मोस्टली तो ये जो ऊपर की जो भी बॉन्ड्स होंगे कैसे होंगे? कोवैलेंट। क्योंकि फ्लोरीन भी कैसा है? काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये भी कोवैलेंट। लेकिन जब बिस्मथ की बात आती है, बिस्मथ कैसे बिहेव करता है? मेटल की तरह। और अगर ये फ्लोरीन के साथ होगा तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और बिस्मथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा बिस्मथ, कंप्लीट डोनेशन, शेयरिंग नहीं करेगा। तो जब डोनेशन करे तो बॉन्ड कैसा बनेगा? आयनिक, स्ट्रॉन्ग तो बनेगा और आयनिक भी बनेगा। तो हम लिखेंगे एक पॉइंट कि बिस्मथ का ट्राईफ्लोराइड यानी BiF3 इज आयनिक इन नेचर, इज आयनिक इन नेचर। अगर मैंने सिर्फ इसको आयनिक लिखा है तो बाकी सब कैसे होंगे? नहीं बेटा, बाकी सब कोवैलेंट, इसीलिए तो स्पेशली मैं इसको स्पेसिफाई कर रही हूँ। नहीं, बाकी इसके अलावा जो होंगे वो कैसे होंगे? कोवैलेंट टाइप के होंगे, ठीक है। BiF3 इज आयनिक, ठीक है, आयनिक। एंड ऑल आर, ये भी लिखी देती हैं, एंड ऑल आर कोवैलेंट। बाकी सारे कैसे होते हैं? कोवैलेंट होते हैं, कोवैलेंट हैलाइड्स, बाकी सारे के सारे। तो इसके अलावा एक और अभी क्वेश्चन बनेगा, पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए टेबल, फिर ये 2 क्वेश्चंस नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं हैलाइड्स पे और टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो वो है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा कोवैलेंट नेचर किसका है? कोवैलेंट, देखिए कोवैलेंट तो सब है, +3 वाले भी हैं, +5 वाले भी हैं, लेकिन जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना वो ज़्यादा कोवैलेंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपका PCl3 और PCl5 में ज़्यादा कोवैलेंट नेचर किसका है? तो PCl5 का, ठीक है। यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +5 में हम कहते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। तो आप लिख लीजिए, इसको एग्जाम्पल डाल दीजिए, लिखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट, हैलाइड्स आर मोर कोवैलेंट, वो ज़्यादा कोवैलेंट नेचर के, मोर कोवैलेंट इन नेचर, इन नेचर, वो ज़्यादा कोवैलेंट नेचर के हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है हैलाइड्स के बाद मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ना है ना। मेटल्स के साथ कि जो भी हैलाइड्स ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स ये मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं। तो आप बताएं कि मेटल्स कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के साथ के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? नेगेटिव। ये तो ऑब्वियस है। तो ये चीज़ें ना हर चीज़ तो हम रटेंगे नहीं, कुछ चीज़ों को तो कॉन्सेप्ट से भी हम वो कर सकते हैं ना, लिंक कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन विथ मेटल पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेटल्स होते हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी अगर नाइट्रोजन वाले हैं, नाइट्रोजन, तो ये कौन सा नेगेटिव स्टेट शो करता है? -3, ऑब्वियस है, -3। और मेटल कोई भी हो, फॉर एग्जांपल 2 तरह के मेटल्स हम ज़्यादा पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है।
इनमें से किसी के साथ ज़्यादातर दिया जाता है, मतलब जो भी नाइट्रोजन के एलिमेंट्स होंगे ना, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, इनके साथ इन मेटल्स का ज़्यादा रिएक्शन। ऐसा नहीं, मेटल्स तो जिंक भी है, क्रोमियम भी है, डी ब्लॉक्स के, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आता है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप यानी एस ब्लॉक वालों पे आता है। ये सारे कैसे हैं, एस ब्लॉक के। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लिया मैंने क्या लिख लिया, कैल्शियम लिख लिया, ठीक है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड ग्रुप का है कैल्शियम, तो क्या होगा प्लस का 2, यानी ये क्या बनाएंगे N2Ca3, ठीक है। यस, ऐसे ही अगर मैं लिख लूँ फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस के सामने मैं मैग्नीशियम को लिख दूँ तो क्या बनेगा P2Mg3, ठीक है। यानी और या तो दूसरा तरीका है, अगर फर्स्ट के मेटल्स होंगे तो क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन और लिथियम है, तो ये यहाँ पे -3 और ये +1, तो क्या बनाएंगे N1Li3 लिथियम टाइम, ठीक है, Li3। तो पहले मेटल्स जब लिखा जाता है ना, जब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है तो मेटल्स को पहले लिखते हैं और नॉन मेटल्स को बाद में, इसको हम ऐसे लिखते हैं Li3N, यानी 2 ऑप्शन है, यानी मेटल 3 और ये, इनको अगर मैं लिख दूँ E, ठीक है, E1 टाइप, या फिर मैं लिख सकती हूँ मेटल 3 और E2 टाइप, ऐसे बनाएंगे ना ज़्यादातर अगर ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के साथ कर रहे हैं, फिर की बात करें एस ब्लॉक के साथ, तो ये कहलाते हैं कि मेटल नाइट्राइड्स। जो नाइट्रोजन के साथ बनाएंगे वो मेटल नाइट्राइड्स कहलाएंगे, यानी मेटल प्लस नाइट्रोजन क्या कहलाते हैं, मेटल नाइट्राइड्स, मेटल नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स बोलने का मतलब है नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3। तो कभी कभी पूछा जाता है नाइट्राइड का मीनिंग क्या हुआ, N-3 को क्या बोलेंगे, नाइट्राइड, तो ये ध्यान से रखेंगे आप, नाइट्राइड। ऐसे ही अगर फॉस्फोरस पे -3 है तो फॉस्फाइड, क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड, तो इनका नाम हो जाता है मेटल नाइट्राइड, मेटल फॉस्फाइड। तो आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बनाने में क्या याद रखना है कि जिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये इजीली रिएक्ट करता है ना, मेटल कैसे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक या कोवेलेंट, आयनिक है ना, वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड बनेगा, सिंपल है। और बिस्मथ तो खुद मेटल है, तो क्या वो मेटल के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं करेगा। ज़्यादा रिएक्शंस बिस्मथ के साथ ही ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ देखने को मिलता है और मिलेगा, इसमें सिंपल सी यही बात है, नोट कर लीजिए। मेटोलाइट्स भी करेंगे, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इस बात को। और भी लोग कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि डी ब्लॉक के मेटल्स, तो ऐसा नहीं डी ब्लॉक के मेटल नहीं कर सकते, करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये भी देखने को मिलते हैं। हाँ, बस याद रखने वाली बात ये है कि मेटल जब नाइट्रोजन के साथ होगा तो मेटल नाइट्राइड बोलेंगे, और जब मेटल फॉस्फोरस के साथ होगा तो मेटल फॉस्फाइड बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली। एक चीज़ और आपको याद रखना है, इसके सिवा मैं यहाँ पे ज़रा लिख रही हूँ, देख लीजिए। एक अजाइड होता है, क्या होता है, अजाइड। अजाइड का मतलब होता है N के 3 एटम्स, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, अजाइड। और इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, N पे -3 चार्ज है और यहाँ N3 पे -1 चार्ज है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ अजाइड, विच वन इज़ नाइट्राइड, ये कर लेंगे हम।